हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए रियल एनालिसिस। अब तक अपन ने कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना उसके बारे में देख लिया, लिमिट देख लिया, लिमिट पॉइंट क्या होता है उनमें डिफरेंस देख लिया। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। और आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही है शेयर करके ज़रूर बताइए, है ना। अब तक का जो सीरीज जो हमारी चल रही है, ग्रेजुएशन का पार्ट हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस और हमारा है ना 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा चल रहा है, ये भी कंप्लीट होने में है जल्दी। आज हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंस से जितनी पॉसिबल चीज़ें हैं हमारे एग्जाम के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो सारी हो जाए, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और जो नए क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं सब सीक्वेंस, है ना। स्क्रीनशॉट लेना जो चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब जो है हमारे पास सब सीक्वेंस, है ना। सब सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए सारी, वो हम देखते हैं। डेफिनेशन बेस के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया पहले एग्जाम में, और अब क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं सारी वो हम देखते हैं। सब सीक्वेंस में क्या है कि भाई an को एक सीक्वेंस है रियल नंबर की, और सीक्वेंस n के लिखा है। क्या लिखा है? n के। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की। ये क्या है ना। 1 बाय 1 देखते हैं कि भाई एक जो है an वो एक सीक्वेंस है, n के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब n के मतलब 2 3 4 है ना, ऐसे इंक्रीजिंग वाले में जैसे n स्क्वायर आ जाए 1 4 9 16 25, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, तो जो an के है वो सब सीक्वेंस होगा an का। अब a के जो सबस्क्रिप्ट में है n के, वो क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। आया समझ में? इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग होनी चाहिए। जो an सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग होनी, इसका मतलब ये नहीं है ना। सब सीक्वेंस का, है ना, एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे मेरे पास है ना an एक सीक्वेंस है, एक डेफिनेशन तो लिखनी थी बस, बाकी देखो an अगर सीक्वेंस है, an एक सीक्वेंस है, हाँ? और हमारे पास जो है यहां से A3 A5 A7 है ना A9 ऐसी जो टर्म बना के ओड ओड वाली उठाई और उनसे एक नई सीक्वेंस बनाई, तो ये सब सीक्वेंस हो गई। बस यहां ये है कि जो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तुम ऐसे नहीं बना सकते कि पहली टर्म A5 फिर अगली टर्म A3 A2 है ना A4 A6, ऐसे नहीं ले सकते हम। आया समझ में? है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कौन? सीक्वेंस नहीं, सबस्क्रिप्ट जो टर्म है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सब सीक्वेंस है। अब तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन ही है सीधा सीधा, मुझे जगह भी मिल जाएगी और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगर सीक्वेंस xn है तो x2n विल बी इट्स सब सीक्वेंस। अब x2n है मतलब क्या है? x2 x4 x6 x8 जो सीक्वेंस है उन्हीं में से टर्म उठा रहे हैं। पहली चीज, जो एक सीक्वेंस है an या xn, उन्हीं में से कोई टर्म उठा रहे हैं हम, उन्हीं टर्म से, है ना, जो टर्म है उन्हीं से नई सीक्वेंस बना रहे हैं। बट ये है कि अगर थर्ड टर्म ले ली तो अब मैं सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म नहीं ले सकता हूं। आगे वाली टर्म, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ ले ली, कुछ भी, फोर्थ के बाद जैसे सेवंथ ले ली, तो अब मैं 5 और 6 वाली टर्म नहीं ले सकता हूं, आगे वाली टर्म लूंगा। तो ऐसे करके जो सीक्वेंस बनती है वो सब सीक्वेंस है। इसमें देखो देखिए x2 उसके बाद x4 बढ़ते हुए क्रम में ना, सीक्वेंस बढ़ते हुए क्रम में नहीं कह रहा हूं, जो सबस्क्रिप्ट में है, जो लिखा हुआ है 2 4 6 8, ये जो है ये हमारे किस में है? सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है वो बढ़ते हुए। टर्म जो है वो बढ़ती हुई आनी चाहिए, उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ टर्म के बाद हमारे पास आगे आने वाली टर्म कोई सी भी हो सकती है, पर
फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं आएगी। यही इस ज्ञान है इसका, सब सीक्वेंस का। तो इसका मतलब ये सब सीक्वेंस है। तो पहला ऑप्शन तो स्टेटमेंट करेक्ट है, वो कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर कह रहा है x2n-1 विल बी इट्स सब सीक्वेंस। x2n-1 मतलब x1, x3, xn = 1 लगाओ ना, x1, x3, x5, x7 ओड वाला। इसका मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है टर्म, सबस्क्रिप्ट में बढ़ रहा है। मैं बार बार इसी पे गौर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू टर्म जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, टर्म नॉट वैल्यू। हाँ, तो इसका मतलब ये सब सीक्वेंस है, ये भी ऑप्शन ठीक है। फिर एक कह रहा है एक्सन 0, 1, 2, 3 ऐसे दे रखा है और yn दे रखा है 0 फिर 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 2, फिर यहां क्या आ गई, वापस फर्स्ट टर्म आ गई 0। हमने क्या कहा, अगर सेकेंड टर्म आ गई है तो पहले वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, यहां आ गई। फिर वापस कौन सी टर्म आई, थर्ड टर्म, है ना। ऐसे फर्स्ट थर्ड चलता है, ऐसे अपने को नहीं चाहिए। अपने को क्या है, टर्म आगे बढ़ती हुई रोनी चाहिए। इसका मतलब वो कह रहा है ये सब सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन बन गया। आगे जो लिखा है ना, वो अपने आप ट्रू होने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस है तो xn² मतलब x1, x4, x9, x16, x25 है ना, स्क्वायर वाला, वो सारे क्या है, सब सीक्वेंस बनेगी। अब जो मैं कह रहा हूं आपको यहां से कि यार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि जैसे मेरे पास यहां से सीक्वेंस जो है 1/n है, मैं इसकी सब सीक्वेंस बना रहा हूं, है ना, 1/n² वाली, है ना, an²। हाँ जी, क्या होगा, 1, 1/4, 1/9, यही आएगा ना, 1/16। हाँ जी, ये इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि इसकी पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 और 9 और फिर आगे ऐसी टर्म। तो मैंने पहली टर्म उठाई, फिर उसके बाद कौन सी टर्म उठाई, फोर्थ टर्म। वैल्यू देखो यहां 1 है या 1/4 है, वैल्यू कम हो गई, बट जो टर्म है, कौन सा पद है, चौथा पद है, चौथा पद आया। चौथे पद के बाद अब तीसरा, दूसरा, पहला पद नहीं आ सकता, अब आगे वाला आएगा। कोई सा भी उठा सकता है। जैसे यहां जो कंडीशन थी कि यार मुझे n² टाइप मतलब 1/9 वाला चाहिए, 9th टर्म 1/9 टर्म के बाद अगली जो टर्म है, अगर सब सीक्वेंस बनना चाहता है तो 9 टर्म के बाद पहले वाली टर्म कोई नहीं आनी चाहिए। 8, 7, 6 जितनी भी टर्म हो कोई नहीं आनी चाहिए, बस ये है। बाकी देखो ये कब अगर एज ए सीक्वेंस देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग है, बट हम टर्म की बात करें कि सब सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा, इस सीक्वेंस की, ये सब सीक्वेंस बनने की शर्त यही है कि टर्म जो है, एक बार टर्म आ गई तो उससे पहले वाली टर्म आगे नहीं बनेगी, इतनी सी बात है ना। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ नोट लिखे हुए हैं सब सीक्वेंस के ऊपर, तो वो हम बात करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है तो उसकी प्रत्येक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। an अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी प्रत्येक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। क्यों होगी, कारण क्या है उसका समझना। मैं कह रहा हूं सीक्वेंस an जो है वो किसी l पर कन्वर्ज कर रही है, तो मैं l का जितना चाहे छोटा या जितना चाहे बड़ा नेबरहुड बना लूं, क्या होगा, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अगर कन्वर्जेंट है तो क्या होगा बताइए, इस l के प्रत्येक नेबरहुड के बाहर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी। पहले वाली क्लास में पढ़ के आ रहे हैं अपन, क्या करें, l के प्रत्येक नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म मतलब अंदर इनफाइनाइट। तो मैं जो चाहे जो ले लूं, जैसे ये नेबरहुड लिया,
तो इसके बाद कुछ फाइनाइट टर्म ऐसे रह जाएगी, कोई बात नहीं, फाइनाइट रहेगी ना, फाइनाइट तो हम दिखा सकते हैं, 100-200 करोड़ भी टर्म रहेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, फाइनाइट ही है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इस नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म है। अब मैंने सब सीक्वेंस बनाई कोई सी भी, तो क्या होगा, सब सीक्वेंस में कितनी टर्म आएगी, इनफाइनाइट, है ना। हमारे पास टर्म हर सीक्वेंस में इनफाइनाइट, इसका मतलब सब सीक्वेंस की कुछ टर्म, फाइनाइट टर्म इसके बाहर हो सकती है, बाकी सारी इसके अंदर आएगी, और एल के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर आना पड़ेगा क्योंकि कन्वर्जेंट है, और टर्म जो है वो सारी सीक्वेंस की ही टर्म है। जो हम ए एन के अंदर जो सब सीक्वेंस बना रहे हैं ए एन के, वो किसकी टर्म है, इसी सीक्वेंस की टर्म ली गई है। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं इसके कोई भी टर्म, है ना, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद सारी अंदर आएगी, तो इसका मतलब ये भी तो सारी अंदर आएगी, तो इसका मतलब ये भी कहां कन्वर्ज करेगी, एल पर। तो कोई सी भी सब सीक्वेंस ले लो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो हमेशा एल पर ही कन्वर्ज करेगी, ये ध्यान रहे, है ना। उल्टा अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की प्रत्येक सब सीक्वेंस सेम एल पर, कोई कह दे कि दो सीक्वेंस है, मतलब सब सीक्वेंस है किसी सीक्वेंस की, वो कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी क्या, तो हम कहेंगे कहीं अलग अलग जगह कन्वर्ज तो नहीं कर रही। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल हमने पहले वाली क्लास में लिखा 1 - 1 अपॉन n -1 -1 अपॉन, ऐसा कुछ था, n इवन n ओड, है ना, आगे पीछे वो कोई पता नहीं, है ना। हाँ जी, एक सब सीक्वेंस ये ले लो इवन वाली, ये इवन वाली टर्म मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना, और सिक्स टर्म, ये वाली, ये सारी कहां कन्वर्ज करेगी, 1 पर। एक ओड वाली ले लो, मतलब A1, A3, A5, ये सारी कहां कन्वर्ज करिए, -1 पर। देखो एक सीक्वेंस की दो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये सब कुछ कहां जाएगी, 1 पे, ये सब कुछ कहां जाएगी, -1 पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर। तो ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, बट सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसके दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। तो ऐसा भी स्टेटमेंट बन सकता है, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल, अब समझिए, अगर हमको कहीं कह दे, है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं यहां पे, नए क्वेश्चंस, कि यार तुम एक काम करो, चेक करो, है ना, मतलब ऑप्शन दे दे, सीक्वेंस, है ना, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, शर्त यह है कि सभी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करें, सभी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करें, तब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। अगर किसी सीक्वेंस की प्रत्येक सब सीक्वेंस एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, तब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, बाकी जरूरी नहीं है। हमको स्टेटमेंट दे दे कि एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, हाँ, क्योंकि अलग अलग जगह कन्वर्ज कर सकती है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं यहां से, सेम लिमिट पर, हाँ, सीक्वेंस an बाउंडेड है तो प्रत्येक सब सीक्वेंस बाउंडेड होगी। कैसे, सीक्वेंस an बाउंडेड है, इसका मतलब जितनी भी टर्म है ना, वो किन्हीं दो पर्टिकुलर नंबर, ये और ये, इन दोनों के बीच रहने वाली है। अब जो सब सीक्वेंस उठाऊंगा ये इन्हीं टर्म में से इनफाइनाइट टर्म होगी, और ये टर्म सारी इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब ये बाउंडेड है, तो सब सीक्वेंस बाउंडेड है। इसका करेक्ट भी ट्रू हो जाएगा, अगर किसी सीक्वेंस की सारी सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। और हमने पढ़ा था बाउंडेड है तो एक लिमिट पॉइंट कंफर्म हो गई होगा, है ना। हाँ, आगे कह रहे A2n और A2n-1 दोनों ही L पर कन्वर्जेंट है तो AN भी L पर कन्वर्ज होगी। ये ध्यान रख लेना है, इसका प्रूफ थोड़ा अलग है, तो अपने को तो ये ध्यान रख लेना है क्या, कि इवन वाली टर्म और ओड टर्म वाली दोनों ही एक ही जगह कन्वर्जेंट है, तो हम कह देंगे कि जो सीक्वेंस है वो L पर कन्वर्ज करेगी, AN जो है वो कहां पर कन्वर्ज करेगी, L पर। बस इतनी सी बात है। क्या कह रहे हैं, दोनों ही अगर कन्वर्जेंट है तो L पर कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक। फिर
अगला क्या लिखा है, an का l लिमिट पॉइंट है तो कम से कम एक सब सीक्वेंस ऐसी होगी जो l पर कन्वर्ज करेगी, है ना। आप समझिए, अगर एक लिमिट पॉइंट है इसका मतलब इस l के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आएगी। तो जो इनफाइनाइट टर्म है ना, जो इनफाइनाइट टर्म है ना, उन टर्म को उठाएंगे और इनसे एक सब सीक्वेंस बना देंगे और वो कहां कन्वर्ज कर जाएगी, l पर कन्वर्ज कर जाएगी। ये आया समझ में। जो उस l के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म आ रही है ना, बस हम वो इनफाइनाइट टर्म ही उठा लेंगे। फिर क्या होगा, उसके प्रत्येक नेबरहुड के बाहर सब सीक्वेंस की ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे खूब चीजें बन सकती है। हमने जो एग्जाम्पल की लिस्ट कल 10-12 है ना एग्जाम्पल थे, आज 12-13 एग्जाम्पल है, कल जो नहीं थे वो आज हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल से तुम्हारे क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बनेंगे, है ना। इनसे बाहर क्वेश्चन मतलब नेट वगैरह में तो आते ही है, बट तुम्हारे नहीं संभव है, इतनी सी बात है ना। चलिए आगे। अरे यार ये थोड़ा कोसी सीक्वेंस बेचारा क्या हो जाता है इसको, ठीक है। चलिए, कोसी सीक्वेंस है ना, नाम का कोसी है, कन्वर्जेंट ही कोसी है और कोसी ही कन्वर्जेंट है। राम ही श्याम है, श्याम ही राम है, बस वो वाला खेल है। तो कोसी सीक्वेंस के बारे में जहां जहां पूछे इसका मतलब कोसी ही कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट ही कोसी। अब तुमको पूछे कोसी सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो बताओ कन्वर्जेंट बाउंडेड होता है, इसका मतलब कोसी भी होगा, है ना। और वो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो कोसी है हमारी रियल में। हाँ, बहुत सी जगह आगे जो एडवांस जो आता है ना मैट्रिक्स स्पेस और उनमें समस्या है, टोपोलॉजी, वहां समस्या है, कोसी हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होता है। बट यहां पे हम कह रहे हैं रियल में हर एक कोसी कन्वर्जेंट होता ही होता है, इतनी सी बात है, ठीक है। कैसे होता है हमारे क्या कहा, हमारे तो सवाल होना चाहिए। हाँ, फिर एक मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी है ना, वो हम याद कर ले तो ठीक है, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, बट कहीं सेम डेफिनेशन ही पूछ ले तो ये समस्या है। जैसे an कोसी होगा if for every epsilon greater than 0 there exists n not belongs to natural number such that mod an minus am less than epsilon for all n and m greater or equal to n not। किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस है ना, एक पर्टिकुलर n नॉट के बाद आने वाली किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस इस एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। और ये एप्सिलॉन हम चाहे जितना ले सकते हैं, समझ रहे हो। मैं चाहता हूं एक ऐसा m नॉट मिले उसके बाद आने वाली सारी टर्म का डिफरेंस 0.0007 से छोटा रहे। तो हमको अगर वो कोसी है तो ऐसा m नॉट मिल जाएगा कि उसके बाद आने वाली कोई सी भी टर्म, जैसे m नॉट मिला है ना 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ के बाद आने वाली टर्म 200 करोड़ 1, 200 करोड़ 2, 200 करोड़ 4, ऐसे आगे वाली कोई भी टर्म का डिफरेंस 0.007 से छोटा आएगा। ये वाली बात है ना। और एक और लिखा है mod an प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। दूसरी बात क्या है कि भाई सिंपल सी बात ये है, अगर तुमको ऐसा लिख के दे दे और पूछ ले बताइए सीक्वेंस an क्या होगी, बाउंडेड, अनबाउंडेड, कन्वर्जेंट, है ना, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, अनबाउंडेड एंड डाइवर्जेंट, तो ये लिख के दे दे तो तुम घबरा नहीं जाना, ये तो कोसी है, कोसी मतलब कन्वर्जेंट। अब ऑप्शंस लगा दो, आया समझ में। हाँ, वो ऐसे ही कि किसी से वो क्वेश्चन बना के दे दे, क्वेश्चन फॉर एनी सीक्वेंस an फॉर है ना, एनी सीक्वेंस an फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट दिस, देन फर्स्ट ऑप्शन सीक्वेंस an अनबाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, अनबाउंडेड एंड डाइवर्जेंट, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट, 4 ऑप्शन बना के दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए ये याद करना जरूरी है ना। तो तुम वो पता नहीं कौन से पूछ लो यार, ये तो कैसे करेंगे। अरे कोसी सीक्वेंस डेफिनेशन याद है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना। क्वेश्चन कि कोई सीक्वेंस an है सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, क्या लिखा, n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। देन पहला ऑप्शन है ना सीक्वेंस an के लिए ये 4 ऑप्शन, अनबाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, बाउंडेड, अनबाउंडेड एंड डाइवर्जेंट, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट और बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट।
तो हम क्या कहेंगे, कोसी मतलब कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट बाउंडेड होता है, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात याद रखनी है, वो ज्यादातर लोड नहीं लेना है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाए। और ये क्वेश्चन अगर नहीं देखा हुआ, मतलब ऐसा सोचा हुआ नहीं है, तो वो लोगों को अरे यार क्या टफ पेपर आया था, और जबकि डेफिनेशन पूछ रहा था तुमसे, बस तुमको ये ध्यान नहीं था कि हर एक कोसी कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, वो कह रहा है एवरी कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। अरे भाई हमको पता है क्या, कोसी कन्वर्जेंट होती है और हर कन्वर्जेंट बाउंडेड होती है, इसका मतलब कोसी भी बाउंडेड होगी। अगला ऑप्शन ही वही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड, बिल्कुल है। ठीक है, वो कह रहा है ये कन्वर्ज कर रहा है 2/3 पर सीक्वेंस, है ना, 2n-7/3n+2 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, लगाओ सीधा, कितना आएगा 2/3, हॉस्पिटल रूल, इनफिनिट अपॉन इनफिनिट, लिमिट निकालना आता ना, n कॉमन ले लो 2 माइनस, जो आपका तरीका है ना, हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं, n टेंस टू इनफिनिट पे ये 0 तो 2/3, तो क्या कह रहा है कन्वर्स टू 2/3, दोनों, बस अगला पढ़ना ही नहीं। एक चीज और ध्यान रहे, है ना, जब अगर आपको तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लगे, चौथा क्यों पढ़ना एग्जाम में, अभी तो पढ़ना है एग्जाम में ऐसे ही कि भाई अगर हमको एक ऑप्शन बचा वही है, बस खत्म, हम क्यों परेशान हो उसके लिए, है ना। हाँ, वो कह रहा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स। मैंने क्या बताया था बताओ, है ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंपल सा। हम जो पढ़ रहे हैं बहुत लेवल है ना, हमारे लेवल तक पहुंचने के लिए अभी जो अभी तक जो पढ़ा है ना, वो लेवल तक पहुंचने के लिए भी आरपीएससी को बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसकी चिंता ना करिए। आप आराम से, कितना आसान सा सवाल पूछा, ये क्वेश्चन जीवन में बना के दे दे, मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, जिन्होंने कोसी सीक्वेंस पढ़ा भी है वो भी नहीं कर पाएंगे, बहुत कम, है ना, जिन्होंने नेट की तैयारी की हुई वो तो कर लेंगे, बट जिन्होंने कोसी सीक्वेंस पढ़ा भी है फिर भी वो नहीं कर पाएगा सवाल की, अरे यार ये क्या दे दिया, है ना, कोई सिंपल सी बात थी। आगे अगला क्वेश्चन, -1 की पावर इंटू n, है ना, वो कह रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह रहा है अनबाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, है ना, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी टर्म देखते हैं, है ना, इवन पर ये पॉजिटिव देगा और ऑड पर नेगेटिव देगा, ये देगा ना, तो ऑड पे तो देगा ये अपने हमारे पास जैसे -1, -3, -5, -7, और इवन पे क्या देगा 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। तो कुल मिला के इधर से तो ये माइनस इनफिनिट की ओर जा रहा है, इधर से प्लस इनफिनिट की ओर जा रहा है, तो बाउंडेड तो नहीं है कतई, तो जो बाउंडेड वाले ऑप्शन है वो तो खत्म है, पहली चीज। अब कन्वर्जेंट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए एल है जहां कन्वर्ज करना चाहिए, तो इस एल के प्रत्येक नंबर रूट के अंदर इनफिनिट टर्म हो बार फाइनाइट हो, ये तो पूरा नंबर लाइन पर फैला हुआ है, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक जा रहा है, मैं किसी को लिमिट नहीं बना सकता, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है। अब रही बात ये ऑप्शन की वजह से ये आंसर है, बाकी ये भी नहीं है, क्यों नहीं है उसके पीछे जानते हैं कारण। पहली चीज, ये ऑप्शंस हटाना आया कि नहीं आया, है ना, कन्वर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या, सुनिए, हमारे पास देखो हमने कहा था नॉ कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट के लिए क्या था, कहा था लिमिट इनफिनिट आनी चाहिए, इनफिनिट भी आ रही है माइनस इनफिनिट भी आ रही है, दोनों ही आ रही है ना, है ना, एक तरफ से तो हम प्लस इनफिनिट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ माइनस इनफिनिट की पूरा जा रहे हैं, वाइड बॉल जैसे। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में हमने कहा था ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, बट ऑसिलेटरी ऑप्शन में नहीं है, तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को डिलीट भी करा सकते हो। दूसरा, एक रियल एनालिसिस की बुक आती है बार्टले के नाम से, है ना, उसमें वो क्या कहता है, जो कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है तो उसके हिसाब से डाइवर्जेंट है, तो फिर वो उस हिसाब से ट्रू है ये। सर ऐसा भी होता है, हाँ, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर, है ना, अलग अलग बुक के, वो तो कहता है बार्टले तो सीधा सीधा कहता है डाइवर्जेंट मतलब नॉट कन्वर्जेंट,
उसका तो सिंपल सा हिसाब है, जो कन्वर्जेंट नहीं उसके लिए सब डाइवर्जेंट, उसके लिए तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है ना, वो डाइवर्जेंट है। हम क्या करें सर, हम कौन सा ध्यान रखें, जो हमने बताया था वही ध्यान रखना है। तुम चाहो तो तुम्हारी गोखरू वाली किताब से इस क्वेश्चन को डिलीट करवा सकते हो, बट थोड़ा मुश्किल है, बट हमारे जो नॉलेज है उससे हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं, इतनी सी बात है ना, इतना समझा है ना। बाकी जो देखो मैंने तीनों ऑप्शन में तुमको जब हटाए थे कुछ नहीं कहा था, सीधे सीधे देखो अपने आप हट रहा था, बाउंडेड नहीं है तो बाउंडेड वाला दोनों ऑप्शन हट गए, अच्छा कन्वर्जेंट नहीं है कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन हट गया, बचाइए, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं हम अगला कोसी, अब कुछ लिमिट के ऊपर थ्योरम्स है ना। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने ये थ्योरम्स लिमिट जो टॉपिक है तुम्हारा 12th क्लास वाला वहीं भी पढ़ी होगी। अच्छा एक चीज और है ना तुम्हारे ज्ञानवर्धन के लिए, ज्ञान के लिए, कि जो हम पढ़ते थे ना बचपन में लिमिट x टेंड टू a, x a पर जा कैसे रहा है ना, कैसे टेंड कर रहा है, क्यों हम कह रहे हैं x a पर जा रहा है और बच्चों को दिखाते हैं देखो देखो जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो जो सीक्वेंस है वो जो कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज टेंड कर रहा है, टेंड हम ये तो कर रहे हैं कि L पर टेंड कर रहा है, L आ नहीं रहा है, हम क्या करें कि यार ये जो L है इस पर के नेबरहुड के अंदर मतलब सारी टर्म इसके पास इकट्ठी हो रही है, इधर जितना छोटा कर दो फिर भी इकट्ठी हो रही है इसके पास सारी टर्म, मतलब इसकी ओर टेंड हो रही है। तो सीक्वेंस में जो कन्वर्जेंट है ना वो पहली बार दिखाता है कि टेंड कहां हो रहा है, टेंड टू, इसीलिए तो फिर वहां क्या होता है x टेंड टू a में डोमेन की एक सीक्वेंस होती है जो a पर कन्वर्ज कर रही होती है, सीक्वेंस ही होती है जो a पर ले जा रही होती है। बाकी कैसे जाएगा x a पे, है ना, कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है, कोई साधन थोड़ी है कि उसके पास चला जाएगा, कैसे जा रहा है, टेंड कर रहा है। टेंड का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस होगी जो a पर कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन के लिए था, अब आगे बढ़ जाते हैं अपन तो। हाँ कोसी फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, सैंडविच थ्योरम और एक सिजारो थ्योरम, है ना, नाम नहीं लिखा मैंने उसका, 3 थ्योरम है और उसके ऊपर हम ये सारे क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं 1 बाय 1, ठीक है। ये मिटा दे कोसी सीक्वेंस वाला, हाँ जी क्या कह रहा है कोसी फर्स्ट थ्योरम, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट L पता है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n की लिमिट L होती है, और जब लिमिट मिल रही है तो क्या है, इसका मतलब कन्वर्जेंट है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन सा, अच्छा ठीक है, एक समझना हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन कहीं पर बन रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, ठीक है। जैसे an जो है 1 अपॉन n, तो लिमिट 1 अपॉन n कितना है 0, तो क्या ये क्या कहना चाहता है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन n, उसकी लिमिट भी 0 है, इससे ये जो थोड़ा ना इससे इसकी लिमिट भी 0। तो जो सीक्वेंस 1 अप an एक कोई सीक्वेंस नहीं bn, और ये तुमको कह दे कि ये क्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है, इतनी सी बात है। कौन सी सीक्वेंस है ये, कन्वर्जेंट, an कन्वर्जेंट है, ये ध्यान रहे, ऐसा लिखता है वो, मैंने कहा ना जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में सीक्वेंस an की सीरीज an, बहुत ध्यान रखना, है ना। चलिए इसके ऊपर और भी चीजें करते हैं, कोसी सेकंड थ्योरम देख लेते हैं, लगे तो वो क्या कहता है कि भाई xn की पावर जो 1 अपॉन n है उसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, लिमिट xn प्लस 1 अपॉन n, सॉरी xn प्लस 1 अपॉन xn की जो लिमिट है वो l, और इसकी जो लिमिट है दोनों सेम होगी। जैसे मुझे निकालना है n की पावर 1 अपॉन n की लिमिट, n की पावर 1 अपॉन n, है ना, तो मतलब ये xn की पावर 1 अपॉन n है, उसकी लिमिट निकालनी है। तो xn इसका मतलब कितना हो गया n, तो xn प्लस 1 कितना होगा,
और xn कितना होगा n, लिमिट ये कितना आएगा 1। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1 अपॉन n की लिमिट भी 1 आएगी। आया समझ में इस थ्योरम से, है ना। xn की पावर 1 अपॉन n है, मतलब n की पावर 1 अपॉन n, इसकी लिमिट चाहिए। तो इसकी लिमिट किसके बराबर आएगी, xn प्लस 1 अपॉन xn की जो लिमिट है, तो xn हमारे पास n है, तो xn प्लस 1 n प्लस 1 xn n, उनकी लिमिट 1 कैसे आ रही है ना। n टेंस टू इनफिनिटी पे 1 बचेगा तो 1 आ गया। ये हमारे पास कॉची सेकंड थ्योरम है ना। दूसरा ये तुमने, है ना, 1 टू द पावर इनफिनिट वाली फॉर्म पढ़ी होगी लिमिट में, उससे इसकी लिमिट आ जाती e, है ना। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस an है, सीक्वेंस an ये क्या है, कन्वर्जेंट है, और कहां कन्वर्ज कर रही है, e पर कन्वर्ज कर रही है। जब भी किसी सीक्वेंस की लिमिट आ रही है, इसका मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कोसी है, कहां कन्वर्ज कर रही है, e पर, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस लिखा an 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, अच्छा जो हमारे पास e जो होता है ना, वो होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस इनफिनिट, है ना। तो इसका मतलब an का लिमिट n टेंस टू इनफिनिट करूंगा तो e आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। और तुमको पूछ ले कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो an प्लस 1 माइनस an, तो an प्लस 1 में n प्लस 1 फैक्टोरियल तक बचेगा। तो an प्लस 1 जो है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल तक, ये हमारा an बना, और उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। कहां कन्वर्ज कर रही है, ई पर कर रही है ना। ये सीधे सीधे हमको पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं और आगे बढ़ता हूं 1 बाय 1 और चीजें, ठीक। जैसे हमारे पास जो अगला है ना, एक ये वाला एग्जांपल an, है ना, 2.3 कहां तक है, n डॉट n प्लस 1। अच्छा, मैं इसका an प्लस 1 अगर निकालूं तो यह आएगा n प्लस 1 n प्लस 2, यही आ जाएगा। तो यहां तक वाली टर्म तो कितनी बनेगी, an, है ना। और मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो an प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू ये पॉजिटिव, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहां से समझना, इसको मैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकता हूं, इसको 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 लिख सकता हूं। ऐसे ही इसको 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 अपॉन 2 जाएगा, 1 अपॉन 3 जाएगा, ऐसे 1 अपॉन n तक जाएगा, क्या बचेगा, n टेंस टू इनफिनिटी पर कितना होगा, 1। इसका मतलब कन्वर्जेंट। आया समझ में। तो ये कन्वर्जेंट। और दूसरा, कई बार इसका सम पूछ लेता है, सम बताइए, तो सम कितना आएगा, 1। इसका सम कितना आएगा, 1, ठीक है। हाँ, अगला वाला ये हो गया। अगला, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ, है ना, समय गवाए बिना। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है, n की पावर 1 अपॉन n की लिमिट मैंने निकाली 1, निकाली थी ना अभी। अब बताओ इसमें क्या है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये nवीं टर्म है, उसमें 1 अपॉन n है। तो लिमिट n टेंस टू इनफिनिट 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 2, ऐसे n की पावर 1 अपॉन n। तो इसका मतलब जो इसकी लिमिट है वही पूरे की लिमिट है। कहां से, कॉची फर्स्ट थ्योरम से, है ना। तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। हाँ, अब जैसे एक होता है सैंडविच
सैंडविच, ये भी पढ़ा होगा कि भाई ए एन और बी एन की अगर लिमिट सेम है और सी एन कोई दूसरा है जो हमेशा ए एन और बी एन के बीच रहने वाला है, तो सी एन की भी लिमिट वही होगी जो एल की है, मतलब ए एन और बी एन की है ना। तो इस बेसिस पे हम क्या देख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले चलो ये देख लेते हैं, एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन स्क्वायर है ना। मैं इसको क्या करता हूं, 1 2 3 एन की पावर 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है ना, इन सब की जगह एन लगा दिया। और क्या ये ऐसा हो सकता है, इन सब की जगह 1 लगा दिया, ठीक। अच्छा, तो ये तो एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा सबका, और ये कितना आएगा, n की पावर n, और ऊपर क्या है 1 अपॉन एन स्क्वायर, एक n से n गया, इसकी लिमिट है 1, ये भी 1, तो लिमिट n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। मजेदार है ना। हाँ ऐसे, हाँ सर हमको कैसे पता चलेगा, अरे पता चल गया ना, तो हम ये कर लोगे जो सफिशिएंट है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी तो सीक्वेंस बहुत अथाह है, इतना है कि सीक्वेंस में ऐसे 10-12 दिन पढ़ा दूं तुमको, इतना मैटर है सीक्वेंस का, ठीक है। हाँ, पर हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अगला ये देखते हैं, ये 10th वाला क्या है, देखो 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस n प्लस 1 अपॉन n, और ये 1 अपॉन n, इसका मतलब an क्या है, n प्लस 1 अपॉन n, तो लिमिट an कितना है, ये तो 1 प्लस 1 अपॉन n, इसकी लिमिट कितनी है 1, तो इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस an 1 अपॉन n, इसकी लिमिट कितनी आएगी, वही जो लिमिट ये। तो जब भी 1 अपॉन n दिख जाए इसका मतलब ऐसा कुछ होने वाला है ना। ये भी हो गया हमारा। हाँ, ऊपर से ये हो गया क्या, हाँ इसके बारे में, ये जो सीक्वेंस है ना इसके बारे में, जैसे ये वाला ये तो हो गया अपना, ऊपर के सारे हो गए। अच्छा ठीक है, इसको मैं कन्वर्जेंट दिखाना है डाइवर्जेंट है क्या है ये भी सोच सकते हैं। कैसे देखना, ये जो n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस n है ना। हाँ, तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहां पे मैं n जो है ना, n सब जगह 1 की जगह भी n कर दूं, ठीक है। सुनना, 1 की जगह n, 2 की जगह n, सब की जगह n कर दूं तो क्या होगा, ये वैल्यू अगर मैं n कर दिया तो पहले से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ऐसे कुछ, और ये जो है उसमें से 1 हटा दूं, है ना, ये बीच में an है, उसमें से 1 हटा दूं तो ये 1 अपॉन n 2 हटा दूं, और कहां तक, तो ये n अपॉन n तो 1, और ये जो है हमारे पास 1 अपॉन 2, क्यों 1 अपॉन 2n, 1 अपॉन 2n n टाइम तो 1 अपॉन 2। अब इसका मतलब बाउंडेड हो गया, कन्वर्जेंट अभी पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि ये दोनों 1 के बीच आ जाता तो कन्वर्जेंट हो जाता। दूसरा, an प्लस 1 माइनस an करेंगे तो वो इंक्रीजिंग आएगा, और इंक्रीजिंग मिला, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है। कहां कन्वर्ज कर रहा है उसके लिए मैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अभी और दिखा देता हूं, जो है समेशन f ऑफ r बाई n 1 अपॉन n, है ना, r बाई n 1 अपॉन n, ठीक है। और जो है r है a n प्लस b से c n प्लस d तक हो, a n प्लस b से c n प्लस d तक हो, तो क्या करेंगे हम यहां से, इसका जो है a टू c f ऑफ x dx होता है ना, f ऑफ x dx होता है, ऐसा एक फॉर्मूला है लिमिट के लिए। तो इसकी लिमिट यहां से निकाल सकते हैं, कैसे,
1 अपॉन, अब देखना यहां से n सब जगह से कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n और 1 प्लस n अपॉन n, ऐसे कुछ चलेगा। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन n समेशन f ऑफ, हाँ जी यहां देखो 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n, और r कहां से कहां तक है, r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n नहीं 1 टू n, ठीक है। अब समझना यहां क्या an प्लस बी क्या है, an प्लस बी मतलब 0 इंटू एन प्लस 1, सी एन प्लस डी, तो c मतलब 1 इंटू एन प्लस डी मतलब 0, यही है। हाँ जी, इंटीग्रेशन क्या होगा a से b, a से c तो मतलब 0 टू 1, और ये जो है f ऑफ r अपॉन n उसकी जगह क्या करना है f ऑफ x करना है और dx, तो log 1 प्लस x लिमिट 0 टू 1, 1 करेंगे तो log 2 मिलेगा, 0 करेंगे तो log 1 0, मतलब ये भी एक पार्ट है लिमिट निकालने का, है ना। दूसरा तरीका आगे बढ़े, हाँ ये ध्यान रखना है, बाकी कन्वर्जेंट है। ओके, अब एक दो चीजें और रही है जल्दी से वो भी अपन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस हमने देखो पता नहीं यार 40 मिनट में कौन कराता है, 40-50 मिनट में थ्योरी भी पढ़ ली और 20 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन वो हो गए, है ना। ये यही कि कम समय में हम इतना कुछ कर रहे हैं, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n, मतलब ये तो इस टाइप का दिख रहा है 1 अपॉन n आते, मतलब xn जो है हमारे पास n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो xn प्लस 1 क्या होगा, देखो मेरा सीधा काम ये है कि भाई तुम ऐसे ना जब भी लिखो तो बार बार नहीं लिखना, ये xn हो जाएगा, हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे n कॉमन आएगा तो n की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल है। अच्छा, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 और ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया और n की पावर n बचेगा, तो क्या करेंगे ये n है ना, तो यहां n बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 अपॉन यहां से भी n कॉमन लिया तो ये कैंसिल और 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बचेगा, इसकी लिमिट e होती है, तो इसकी लिमिट क्या आ गई e आ गई। सिंपल सी बात है ना, आसान है, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ये 2 सवाल थोड़े से हमारे कैलकुलेटिव है, बाकी आसान है। हाँ जी, एक दो चीजें और देखते हैं। एक सवाल और ये तुम कर सकते हो, है ना, ये ट्राई करना, चलो ये तुम पे छोड़ता हूं, ठीक। इसको xn मानना, xn प्लस 1 निकालना, xn प्लस 1 अपॉन xn करना, 4 अपॉन ई आ जाएगा। चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेटिव है यार, देखो, है ना। हाँ, फिर आगे 2 इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं, सीजारो थ्योरम कहते हैं इसको। लिमिट an a है, लिमिट bn b है, और लिमिट a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस an b1 अपॉन n, इसकी लिमिट आती है a इंटू बी। कहां से आती है, उससे अच्छा है क्या आती है याद कर लो, a इंटू बी, कभी भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ना ले। और क्या बचा ये, हाँ ठीक है। लिमिट xn जो l है और xn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो लिमिट x1 इंटू x2 इंटू xn की पावर 1 अपॉन n भी क्या होगी l होगी। कैसे होगी देखना, अगर लिमिट xn l है तो लिमिट log xn इक्वल टू log l आ जाएगा, है ना। तो ये समझो, तो इसका मतलब log x1 प्लस log x2 प्लस log xn अपॉन n की लिमिट जो है वो कितनी आएगी, log l आएगी। कहां से, कौशी फर्स्ट थ्योरम से। ये सब होगा तो log मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
एक्स एन मल्टीप्लाई में आएगा, ये 1/n है तो ऊपर आएगा पावर में 1/n, यहां लिमिट चल जाएगी, log l आ जाएगा, दोनों तरफ से log हट जाएगा तो क्या आ जाएगा पावर 1/n और ये लिमिट कितना आ जाएगा l, है ना। तो ये भी कभी भी पूछा जा सकता है कि इसकी लिमिट भी l आएगी। अब आखिरी सबसे शानदार क्वेश्चन, है ना, और अब तक नहीं पूछा है किसी भी एग्जाम में, कभी भी पूछ सकता है, बुक का ही क्वेश्चन है तो हमको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कैसे हम एग्जाम में इसको काउंटर कर सकते हैं देखना, क्योंकि जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वो तरीका इसमें काम नहीं करेगा, है ना। और ये शायद एक्सरसाइज में सबसे लास्ट में दे रखा है एक्सन जो है xn -1 प्लस xn-2 दे रखा है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था इसमें, तो लिमिट लगा दो, l लगा दो, l l l, तो l इक्वल टू 2l/2, मतलब l बराबर l, कोई लिमिट नहीं मिली ना, ऐसे में चक्कर पड़ जाता है। तो क्या करना अपने को निकालना है x1 आएगा 1/2 x1 प्लस नहीं x3, ये आएगा x4 में x2 प्लस x3। अच्छा, xn-1 क्या आएगा 1/2 xn-2 प्लस xn-3। अगर मैं इन सबको जोड़ू लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, एक बार अगर सोल्व करना है क्या ना, इसको छोटा सा है बस काम हो जाएगा। देखना, जोड़ता हूं तो इधर x3 है ना प्लस x4। अब समझना, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड में x1/2 प्लस x2 है ना, x2/2 अच्छा, यहां पर x3 प्लस x4/2 भी आएगा x5 में, तो x4 मतलब x3/2 x3 पर लेफ्ट हैंड साइड में x3 है, वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे x4 कैंसिल होगा, x5 कैंसिल होगा, कहां तक बचेगा, देखो xn-2 है ना /2 और xn-, इसका मतलब ये भी इधर से कैंसिल होगा, ओनली क्या बचेगा इधर, तो ये और इधर बचेगा xn और ये xn-1 लेफ्ट हैंड साइड में और इधर बचेगा xn-1/2, बस इतनी सी बात है। तो ये उधर जाएगा तो xn प्लस xn-1/2 बचेगा, है ना, 1 मतलब xn-1 माइनस xn-1/2 ये बचेगा, और ये कितना आएगा x1 प्लस 2x2/2, l लगाएंगे तो l प्लस l/2, x1 n नहीं है ना तो इसलिए ये सीधा वो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3l/2, तो l इक्वल टू कितना आएगा x1 प्लस 2x2/3। क्यों, क्योंकि यहां से सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा अपने को 3l/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 में आ जाएगा, लिमिट आ गई। याद रह जाए तो बढ़िया काम है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, इस बार छप जाए तो छप जाए, हमारे 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम सीरीज पढ़ेंगे, कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसा लग रहा है ना, अच्छा लगता है। और बाकी क्लासेस पूरी देखिए और रेगुलर क्लास कोशिश कर रहे हैं जितना मेरे से हो पा रहा है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़िए, पूरा पढ़िए आराम से, जल्दबाजी मत करना, ये जो कर रहे हैं हमारा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।